नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में हम जानेंगे जयपुर के बारे में। जयपुर के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में करीब से जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जयपुर जिला दर्शन। सबसे पहले आप देख सकते हैं जयपुर ज़िले का ये मैप है, जिसमें RJ 014 जयपुर का परिवहन कोड है। चीतल यहाँ का शुभंकर है, जो यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं, जिसमें कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, चौमू, आमेर, जमुआ रामगढ़, जयपुर, फुलेरा, सांभर। इसके अलावा बस्सी, सांगानेर, फागी, चाकसू, मौजमाबाद यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जयपुर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की जान लेते हैं। तो जयपुर से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 50 से अधिक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जयपुर के करंट अफेयर्स। सबसे पहले राजधानी जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क का शिलान्यास भी किया गया था। जी हाँ, नई पीढ़ी को देश में संविधान का महत्व, इतिहास और महान विभूतियों का देश की आज़ादी में योगदान को बताने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर के राजभवन में जयपुर JDA के द्वारा संविधान पार्क बनाया गया है। ये देश का पहला राजभवन है राजस्थान का जहां पर संविधान पार्क है, जिसका लोकार्पण किया गया था। इसमें आपको बता दी कि राजभवन में एंट्री भी आमजन को मिलेगी। 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से जयपुर में ये संविधान पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया था। 16 फरवरी से लेकर 16 मार्च 2022 तक हाइब्रिड रूप से, यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से जयपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस बार महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन किया गया था। दिल्ली के तर्ज पर राजस्थान की राजधानी जयपुर के विधायक नगर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। जी हां, 9 फरवरी को जयपुर के ज्योति नगर में विधायक नगर पूर्व में बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास CM अशोक गहलोत ने 9 फरवरी को किया था। इस क्लब के निर्माण पर 80 करोड़ रुपये की लागत आएगी। राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इस क्लब में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित होगा। ये राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा बनाया गया ये क्लब, जिसमें डिजाइन आर्किटेक्ट ज्ञानेंद्र शेखावत द्वारा इसके डिज़ाइन तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 5 मार्च से लेकर दोस्तों 14 मार्च तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। 15वां संस्करण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का इस साल 2022 में आयोजित हुआ था। 5 दिवसीय ऑन द ग्राउंड ये साहित्यिक समारोह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका हाइब्रिड रूप से 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आयोजन जयपुर में हुआ था। इस 15वें संस्करण में भारत और दुनिया भर के उत्कृष्ट वक्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा जयपुर हेल्थ फेस्टिवल JHF, जिसका आयोजन 12 से 13 मार्च को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव जयपुर हेल्थ फेस्टिवल 12-13 मार्च को गुलाबी नगरी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में इसे आयोजित किया गया था, जहां पर भारत के जो सबसे बड़े अस्पताल ब्रांड मैक्स, वेदांता, अपोलो में मेगा फेस्टिवल में इसमें 1000 से अधिक डॉक्टर्स इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा जयपुर में ई-वेस्ट में रिसाइकलिंग पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना, 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश इसके लिए किया गया है। ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो जयपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ई-वेस्ट के निस्तारण के लिए जो समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई-वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी राजस्थान सरकार लेकर आएगी। इसके अलावा 25 मार्च को जयपुर के राजस्थान अस्पताल में सुविधा का इनॉग्रेशन किया गया था। उत्तर भारत में जो पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, जिसका इनॉग्रेशन किया था जो उस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। वर्तमान में ये उपराष्ट्रपति है और इन्हीं के द्वारा रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा का उद्घाटन किया था। रोबोटिक जो एंजियोप्लास्टी है, जिसमें 10% मामलों में अतिरिक्त स्टेंट की आवश्यकता को कम करती है। इसके अलावा सामान्य एंजियोप्लास्टी की तुलना में रोगियों के लिए विकिरण जोखिम भी 20% तक इसमें कम हो जाता है। एंजियोप्लास्टी क्या होती है? तो एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 4 अप्रैल को CM अशोक गहलोत ने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ जयपुर जिले से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जयपुर पुलिस मुख्यालय पर सीएम अशोक गहलोत द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वैन को रवाना किया था। राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ रुपए की लागत से ऐसी 71 स्पेशल वैन बनाई है, जिसमें मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन में क्राइम सीन पर कार्य आने वाले तो तमाम उपकरण और अन्य संसाधन इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी और फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया था। चिकित्सा और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा तो जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा संयुक्त रूप से 5 से लेकर 6 अप्रैल को जयपुर के स्वाई मान सिंह चिकित्सालय में जयपुर में जो आईपीडी टावर, जी हाँ आईपीडी टावर का शिलान्यास समारोह भी हुआ था। साथ ही साथ राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया था। तो निरोगी राजस्थान डीजी फेस्ट और प्रदर्शनी आयोजित की गई थी 5 से लेकर 6 अप्रैल तक। मेडिफेस्ट के तहत आमजन के स्वास्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित विषय पर विशेषज्ञों द्वारा परिचर्चा भी की गई थी। इसके अलावा राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जयपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब तैयार कर रही है। जी हाँ, जयपुर में एजुकेशन हब तैयार किया जा रहा है, जहां पर 40,000 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कर सकते हैं। राजस्थान सरकार का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जयपुर के प्रतापनगर के सेक्टर 16 में बन रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से इसे तैयार किया जा रहा है। 5 टावर्स के साथ इसका पहला चरण लगभग बनकर तैयार है। तो 400 करोड़ रुपए इसकी लागत है। नेक्स्ट है राजस्थान के रियल इस्टेट बिल्डर्स और डेवलपर्स। एक बार फिर से जयपुर में रियल इस्टेट एक्सपो का आयोजन किया गया था। यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई के चेयरमैन अनुराग शर्मा और प्रेसिडेंट धीरेन्द्र मदान के अनुसार 8 से लेकर 11 अप्रैल तक जयपुर के एक निजी होटल में इसका आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का राजस्थान में बिल्ड इंडस्ट्री की ताकत और उसकी क्षमता को प्रदर्शित करना इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इस एक्सपो में बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए थे और ये प्रॉपर्टी एक्सपो रियल एस्टेट उद्योग को गति प्रदान करेगा। नेक्स्ट है 77वां वार्षिक सम्मेलन एपिकॉन 2022 का 4 दिवसीय आयोजन जयपुर में किया गया था। जी हाँ, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एपीआई का ये 77वां वार्षिक सम्मेलन एपिकॉन 2022 का 4 दिवसीय आयोजन जयपुर में 14 अप्रैल से किया गया था। करीब 1 दशक के बाद इसका आयोजन अब किया जा रहा है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर के पारिक के अनुसार एपीआई जयपुर चैप्टर द्वारा आयोजित 4 दिवसीय भव्य सम्मेलन जो 14 से 17 अप्रैल को ये जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में आयोजित हुआ था और इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया था। नेक्स्ट है जयपुर जिले की जवानपुरा पंचायत जो देश के लिए रोल मॉडल बन गई है। जी हाँ, जयपुर की जवानपुरा पंचायत है वो देश की अव्वल पंचायतों में शुमार हो गई है। केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई श्रेणियों में अव्वल गांव घोषित किया था, जिसमें राजस्थान से विराटनगर पंचायत समिति के जवानपुरा को हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये प्रदेश का पहला ऐसा गाँव है जहाँ पर डोर टू डोर कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा गाँव में मैजिक पिट, घरों से निकलने वाले गंदे पानी का निस्तारण, कचरे का निष्पादन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य अब इस गांव में करवाए गए हैं। जवानपुरा के सरपंच है जयराम पलसानिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, जिसका आयोजन 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र के दक्षिण परिसर में किया गया था। यहाँ कोविड-19 के कारण 2 वर्षों से इस मेले का आयोजन नहीं हो सका था। ये 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, इस मेले का उद्देश्य जयपुर में रहने वाले लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मसाले उपलब्ध करवाना है। सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो पिछले कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करता आया है। तो यहाँ पर शुद्ध मसाले उपलब्ध करवाने की पहल पर इस मेले का आयोजन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में ये पहला एस्ट्रो पार्क है वो बन रहा है। जी हाँ, रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में ये पहला एस्ट्रो पार्क है जो राजस्थान का बन रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से 2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत भी किए गए हैं। ये एस्ट्रो पार्क लगभग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस एस्ट्रो पार्क में ज्योतिष और प्रोफेसर शोध कार्य भी कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें पेड़ पौधों के अलावा 9 ग्रहों के मॉडल भी तैयार किए गए हैं। कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ आने वाले आगंतुकों को ग्रहों की लाइव लोकेशन भी दिखाई जा सकेगी। इसके अलावा जयपुर भी टाइगर सफारी शुरू करने वाला जो देश का पहला राजधानी शहर बन जाएगा। जी हाँ, जयपुर में टाइगर सफारी शुरू की जा रही है। इसके लिए वन विभाग का ये प्रोजेक्ट 2022 है वो इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा।
इसमें आपको बता दें कि 8 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर देशी विदेशी सैलानी टाइगर्स को करीब से देखने का आनंद ले सकेंगे। राजधानी में टाइगर सफारी के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के करीब एग्जोटिक पार्क है वो विकसित किया जाएगा। तो जयपुर टाइगर सफारी शुरू करने वाला देश का पहला राजधानी शहर बनेगा। इसके अलावा ऑपरेशन संबल अभियान जो जयपुर में चलाया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा, तो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को पात्र लोगों को योजनाओं में शामिल करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन से अनूठी पहल करते हुए ऑपरेशन संबल अभियान है जो जयपुर में चलाया गया था। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जो पात्र है और किसी कारण इस योजना से न जुड़ पाए हैं। 16 मार्च 2022 से शुरू हुए ऑपरेशन संबल में अब तक करीब 21,420 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस अभियान में 8 योजनाओं का लाभ है वो मिल रहा है, जिसमें चिरंजीवी योजना भी शामिल है। इसके अलावा 22 से लेकर 24 जुलाई तक जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। जी हाँ, ये ध्यान रखना, जयपुर में 22 से लेकर 24 जुलाई तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट आयोजित हुआ था, जहां पर देश भर से टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स, फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार सहित पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को किया गया था। जी हां, यह देश का पहला ऐसा रिजर्व होगा जहां का एक साथ 4 सफारी है वो आयोजित की जाएगी। उद्घाटन के बाद सफारी लोगों के लिए शुरू हो गई है। जालाना के बाद जयपुर का यह दूसरा लेपर्ड रिजर्व है जिसका शुभारंभ किया गया है। राजधानी जयपुर पहला ऐसा शहर होगा जहां पर 2 लेपर्ड सफारी संचालित होगी। इससे पहले यहां हाथी सफारी भी जारी है। जयपुर में आपको बता दें कि एक हाथी सफारी, एक टाइगर सफारी और 2 लेपर्ड सफारी है, यानी कुल 4 साइट हो जाएगी पर्यटकों के लिए। नेक्स्ट है जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने 29 मई को किया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च तकनीक आधारित फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ था। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 8.55 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। राज्य में बजट में इस केंद्र को खोले जाने की घोषणा की थी 2021-22 में। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के रूप में विकसित करेगी। जी हां, ये सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में कार्य करेगा। युवाओं को नवीनतम आईटी टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। इससे प्रदेश में युवाओं को नवीनतम आईटी टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी में सर्टिफिकेट कोर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के अवसर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जयपुर की जो श्री पिंजरापोल गौशाला है, जहां से 192 मीट्रिक टन गोबर है वो कुवैत भेजा गया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुवैत के वैज्ञानिकों को खजूर के उत्पादन में गाय के गोबर को महत्व को देखते हुए जयपुर के पास पिंजरापोल गौशाला को बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसमें 192 मीट्रिक टन गोबर है वो कुवैत देश में भेजा गया था। जयपुर में DOIT की ओर से आई स्टार्ट राजस्थान के तहत ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन है वो किया गया था। जी हाँ, इसमें देश के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन के 50 से अधिक निर्माताओं और स्टार्टअप ने इसमें हिस्सा लिया था। ड्रोन को उड़ान भरकर उनकी उपयोगिताओं के बारे में बताया गया था। अलग अलग कंपनियों के बनाए बेहतर ड्रोन की प्रदर्शनी यहाँ पर की गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि 1000 से अधिक ड्रोन है वो कृषि के लिए खरीदे जाएंगे, कृषि योजना से संबंधित जुड़े छिड़काव के लिए। तो इसके लिए राजस्थान ड्रोन एक्सपो आई स्टार्ट राजस्थान के तहत ड्रोन एक्सपो है वो हाल ही में आयोजित किया गया था। इसके अलावा उत्तर भारत का जो पहला स्किन बैंक है जो जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में बनाया गया है। जी हाँ, जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेंटर में ये उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर तैयार हुआ है, जो मरीजों के लिए 18 जून से शुरू कर दिया गया है। तो मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा इस स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया था। खास बात यह है कि यह स्किन बैंक जिसमें 3 से लेकर 5 साल तक स्किन यानी चमड़ी सुरक्षित रह सकेगी। एसएमएस अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में तैयार किए गए इस बैंक में किसी भी हादसे में झुलसे मरीज को स्किन ट्रांसप्लांट कर नई जिंदगी दी जा सकेगी। तमाम तरह के उपकरण जो किसी स्किन बैंक में काम आते हैं उन्हें इंस्टॉल किया गया इसमें, जहां तकरीबन -20 से -70 डिग्री तक स्किन को 3 से लेकर 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।
इसके अलावा टोक्यो पैरालंपियन जो चैंपियन जयपुर की अवनी लेखरा जो विश्व रैंकिंग में 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। भारत की टॉप पैरा निशानेबाज टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा विश्व की रैंकिंग में जो 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर है। ताज़ा रैंकिंग में अवनी R2 10 मीटर एयर राइफल और महिला SH1 और R8 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है। इस महीने की शुरुआत में जो फ्रांस में सेरोट्रॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी ने जो R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने 1 गोल्ड मेडल और 1 इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन जो 16-17 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया गया था। जी हाँ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का यह सम्मेलन है जो जयपुर में आयोजित हुआ था। इस अवसर पर नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे उदय उमेश ललित ने बाल स्वराज पोक्सो ट्रैकिंग पोर्टल न्यायरो साथी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया था और ई पाठशाला कैंपेन का भी शुभारंभ किया था। इसके अतिरिक्त रालसा के डिजिटल पहर पर जो RSLSA 22 डिजिटल लोक अदालत प्लेटफॉर्म का भी लोकार्पण किया गया था। इसके अलावा आधुनिक डिजिटल म्यूजियम जो राजस्थान विधानसभा जयपुर में बनकर तैयार हुआ है। जी हाँ, राजस्थान के 70 साल के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम है जो राजस्थान विधानसभा जयपुर में बनकर तैयार हुआ है और इसका 16 जुलाई को लोकार्पण भी किया गया था। इस विधानसभा में बने जो संग्रहालय में राजस्थान के ऐतिहासिक विकास की तस्वीर प्रदर्शित होगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इतिहास से संबंधित जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसमें राजपूताना के लोक आंदोलन, विधानमंडल का विकास, राज्य में निर्वाचन क्षेत्र सहित जो सभी सांस्कृतिक स्थापत्य कला इन सभी को बताया जाएगा। संग्रहालय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। कुल मिलाकर इसमें मल्टीमीडिया, 3D, 2D एनिमेशन, एडवांस ग्राफिक, डिजिटल इंटरैक्टिव इंटरफेस के जरिए कई रूप इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जयपुर के सुरेंद्र अवाना को जग जीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से दिया गया है। जी हाँ, जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सम्मानित किया गया था। सुरेंद्र अवाना को कृषि में नवाचार के लिए सम्मानित किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर 16 जुलाई को सुरेंद्र अवाना को जग जीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार दिया गया था। जग जीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, इसके तहत सुरेंद्र अवाना को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नगद प्रोत्साहन राशि है वो इनको मिली है। इसके अलावा पर्यटन जगत में विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में जयपुर को 8वां स्थान और उदयपुर को 10वां स्थान मिला है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर के द्वारा विश्व के बेस्ट शहरों की सूची जारी की गई थी, जिसमें टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को ही शामिल किया गया था। खास बात यह है कि दोनों ही शहर जयपुर और उदयपुर है जो राजस्थान से है। जयपुर को 8वां स्थान और उदयपुर को 10वां स्थान इसमें मिला था। इस सूची में प्रथम स्थान पर ओक्साका मैक्सिको रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत 17 जुलाई को जयपुर में शुरुआत की गई है। ध्यान रखना, जयपुर में राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में आयोजित किए गए 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरणों की बैठक के दौरान इसे लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा के द्वारा और डिजिटल लोक अदालत को जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर जंक्शन जिस रेलवे स्टेशन में प्रदेश के पहले ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। इस स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। प्री ऑडिट और फाइनल ऑडिट में जयपुर स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा 2 वर्षों तक के लिए मिला है। इंडियन रेलवे के सभी जोन में स्टेशन पर खानपान की स्टैंडर्ड क्वालिटी को चेक करते हुए सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्वेश्चन है, प्रदेश के युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए और उन्हें उद्यमशील बनाने के लिए राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया था जयपुर में। जी हाँ, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 19 से लेकर 20 अगस्त तक राजस्थान डिजी फेस्ट आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देना, स्टार्टअप निवेशकों और भागीदारी और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना था। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आर्केड का उद्घाटन 20 अगस्त को किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयपुर के करंट अफेयर्स में। 200 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जो जयपुर में बनाया गया है, 20 अगस्त को इसके अंदर का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। 19 अगस्त से 2 दिवसीय डीजी फेस्ट भी आपको बता दें कि जयपुर में शुरू हुआ था। इस उद्घाटन कार्यक्रम इसके दूसरे दिन यानी 20 अगस्त को आयोजित किया गया। फिनिशिंग स्कूल कॉन्सेप्ट पर सरकारी स्तर का यह देश का पहला इनोवेटिव सेंटर है। 6 महीने से 1 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक की अवधि के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित जो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब ज्योति सिंह ने जीता है। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तरुणा शर्मा है वो फर्स्ट रनर अप रही थी। जी हाँ, मिसेज राजस्थान का खिताब है वो जयपुर की रहने वाली ज्योति सिंह ने जीता था। मिसेज राजस्थान का जो फाइनल है वो 29 अगस्त को जयपुर के आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था। मिसेज राजस्थान जो प्रतियोगिता है जिसमें 100 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई थी। जयपुर के वैशाली नगर की रहने वाली तरुषि राय, ध्यान रखना, मिस राजस्थान 2022 का खिताब तरुषि राय ने जीता था, यह भी जयपुर से ही है। इसके अलावा ज्योति सिंह ने मिसेज राजस्थान का खिताब जीता था और यह भी जयपुर से ही है। इसके अलावा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण 24 सितंबर को जयपुर के मान पैलेस में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण है जयपुर के मान पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। इस अवार्ड सेरेमनी को फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी और तुषार कपूर और फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा द्वारा होस्ट भी किया गया था। इस इवेंट में 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया था, जिसमें पहली राजस्थानी भाषा की फिल्में और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में। टोटल 24 अवार्ड अब इसमें दिए गए थे, जिसमें 12 राजस्थानी फिल्मों को, वही 12 अवार्ड दूसरे राज्यों की जैसे तमिल, कन्नड़ जैसी इन फिल्मों को पुरस्कार दिए गए थे। अभिनेता संजय मिश्रा को इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। संजय मिश्रा ने राजस्थान फिल्म जो टर्टल में मुख्य भूमिका निभाई थी, राजस्थानी फिल्म टर्टल में मुख्य किरदार निभाया था इन्होंने, और जिसकी शूटिंग है वो राजस्थान में ही संपन्न हुई थी। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी फिल्मों के साथ साथ उन्हें देश भर में जो विविधता वाली संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो 19 से लेकर 23 जनवरी को 2023 में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो 16वां संस्करण है जो अगले साल जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। दुनिया का सबसे मोहक साहित्यिक शो साल 2023 में जयपुर में दस्तक देने को तैयार है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के प्रोड्यूसर टीम वर्क आर्ट्स ने जो फेस्टिवल के 16वें संस्करण की तारीखों का ऐलान किया है। 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में इसे आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में 5 वेन्यू और 250 से अधिक वक्ताओं के माध्यम से भारतीय भाषाओं और कई विदेशी भाषाओं का प्रतिनिधित्व इसमें होगा। पिछले साल ये हाइब्रिड रूप से यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरीकों से इसे आयोजित किया गया था, जो 15वां संस्करण था, और इस साल इसका 16वें संस्करण के आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। पिछले 15 सालों से इस आइकॉनिक फेस्टिवल ने देश विदेश के लगभग 5000 वक्ताओं की मेज़बानी की है और दुनिया भर के 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। तो ये फेस्टिवल के हाइब्रिड वर्जन के माध्यम से जो देश और द्वीपों के पाठक इसके माध्यम से जुड़ सके हैं। नेक्स्ट है जयपुर में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना करवाई जाएगी। जी हाँ, राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो जारी की गई है उसी के अनुसार राजस्थान के विभिन्न हस्तशिल्प समूहों और उत्पादनकर्ताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार जो उत्पाद उपलब्ध उनको करवाने के लिए राजस्थान हाट जयपुर में हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक की स्थापना करवाई जाएगी। इस डिज़ाइन बैंक में राज्य के सभी प्रमुख शिल्पियों के जो डिज़ाइनों को संग्रह किया जाएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन्हें रखने की व्यवस्था होगी। डिज़ाइन बैंक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मास्टर क्राफ्टमैन शिल्प गुरुओं द्वारा तैयार किए गए डिज़ाइन भी रखे जाएंगे। डिज़ाइन बैंक के माध्यम से कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीक संबंधित शिल्पकारों की जानकारी एवं स्थान की जानकारी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी इसमें होगी। इसके अलावा राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत जो रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 1 अक्टूबर को जयपुर के धानक्या ग्राम से किया गया था। जी हाँ, जयपुर के धानक्या ग्राम से पशुधन बीमा योजना जो राजस्थान में शुरू हुई है, जिसमें प्रत्येक परिवार के जो 5 कैटल यूनिट का बीमा है वो अनुदानित प्रीमियम पर करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो बीमा करवाए जाने हेतु प्रीमियम की दरें हैं वो SC, ST और BPL पशुपालकों के लिए प्रीमियम का 70% और सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए 50% अंशदान है वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा
सामूहिक रूप से और शेष 50% पशुपालक द्वारा इसमें वहन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक इन्वेस्ट राजस्थान समिट है वो जयपुर में ही आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखना, जयपुर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 4192 MOU साइन है वो इसमें हुए हैं। इस दौरान अन्य राज्यों से होने वाले MOU की तुलना करते हुए राजस्थान में 40% MOU अब धरातल पर उतर चुके हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो 7 से 8 अक्टूबर तक JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। इस समिट में देश विदेश के लगभग 4000 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल भी हुए थे। समिट की थीम क्या रखी गई थी? कमिटेड एंड डिलीवर्ड इसकी थीम थी। गहलोत के द्वारा इस समिट का जो मुख्य उद्देश्य राजस्थान में विभिन्न निवेश क्षेत्रों में उपलब्ध निवेशकों को व्यापक प्रचार प्रसार कर राजस्थान में निवेश के प्रति आकर्षित करना है। नए उद्योग के साथ साथ नए निवेशकों के साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे राज्य में, और राज्य का औद्योगिक गंतव्य स्थल के रूप में राज्य को विकसित किया जाएगा। तो 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। जी हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर की जनता को पूरे 6 साल इंतजार करने के बाद सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया, और इस रोड का जो मार्ग का नाम है वो भारत जोड़ो मार्ग है वो रखा है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे जोड़कर इस मार्ग का नाम भारत जोड़ो मार्ग रखा है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर विकास अथॉरिटी की मच अवेटेड सोडाला एलिवेटेड रोड और 6 अन्य शुरू किए गए परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जेडीए ने 2.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया है जो अंबेडकर सर्किल और सोडाला में LIC भवन को जोड़ेगी। एलिवेटेड रोड की जो प्रोजेक्ट की कुल लागत 250 करोड़ रुपये है। बाकी प्रोजेक्ट की लागत है वो 222 करोड़ रुपये, यानी कुल मिलाकर 472 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का इसमें उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट को एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, निजीकरण के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यात्री सुविधाओं में इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अवार्ड भी इस एयरपोर्ट को मिला है। विमानन क्षेत्र की पर्यावरण श्रेणी में बेहतरीन काम करने के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। यह सम्मान एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण में के तहत जल संरक्षण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के लिए दिया गया है। एयरपोर्ट पर हाई स्पीड वाईफाई लगाने वाले जो टर्मिनल 2 के बाहर वाले जो हेरिटेज विलेज और सुपरमार्केट भी बनेगा, और चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा जयपुर बुकमार्क के 9वें संस्करण का आयोजन है वो 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 को जयपुर में होगा। तो ये ध्यान रखना, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के समानांतर चलने वाले जयपुर बुकमार्क पब्लिशिंग इंडस्ट्री के दिग्गजों को एक मंच पर प्रदान करने के लिए जयपुर बुकमार्क का जो 9वां संस्करण है वो जयपुर में अगले साल 19 से लेकर 23 जनवरी तक आयोजित होगा, जो प्रकाशन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालेगा। पब्लिशिंग के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का 9वां संस्करण अनुवाद की कला और बिजनेस पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण 10 से लेकर 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में इसे आयोजित किया गया था। सीएम अशोक गहलोत ने उसका उद्घाटन किया था। इस अवसर पर सीडोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से अशोक पाटनी, R वीरमणि और अरुण कुमार अग्रवाल को सम्मानित भी किया गया था। इस दौरान देश विदेश से आए बायर्स ने घरेलू उद्यमियों से B2B मीटिंग भी की। रिको के चेयरमैन कुलदीप रांका के अनुसार स्टोन मार्ट में राजस्थान सरकार के स्टोन क्षेत्र का ये ब्रीफ नोट भी पेश किया गया था। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण है जो 10 से लेकर 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में इसका आयोजन हुआ था, और इसका आयोजन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स यानी सीडोस द्वारा इसका आयोजन है वो किया गया था। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 जो स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है जो जयपुर में हाल ही में आयोजित हुई थी, जिसमें प्राकृतिक पत्थरों, सहायक उत्पादों और सेवाओं की दुनिया को प्रदर्शित किया गया था इसके माध्यम से। इसके अलावा विश्व विरासत स्थल जयपुर का 295वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में 18 नवंबर को मनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य जो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसकी उम्र 295 साल हो चुकी है, जो चारों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, इस शहर को दुनिया में गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से की थी। देश में पहली बार किसी शहर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया था।
तो 295वां स्थापना दिवस जयपुर का 18 नवंबर को मनाया गया था। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए सीएम अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए 993.51 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। ये फेज है जो बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर रहेगी। मेट्रो के फेज 1C में 2.26 किलोमीटर भूमिगत और 590 मीटर का हिस्सा इसमें एलिवेटेड होगा। परकोटा सीमा तक मेट्रो का संचालन इसमें भूमिगत किया जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने बजट में मेट्रो फेज 1C और मेट्रो फेज 1D के निर्माण की घोषणा की थी जयपुर के मेट्रो का विस्तार करने के लिए। इसके अलावा उद्योग विभाग की ओर से 9 से लेकर 12 दिसंबर तक 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सभी जिलों में जो जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की स्टॉल है वो जयपुर में लगाई जाएगी। 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल, इसका आयोजन है वो जयपुर के जल महल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर बीकानेरी भुजिया, जोधपुर के मिर्ची बड़े, प्रतापगढ़ का आम पापड़ जैसे ब्यावर की तिलपटी जैसे कई विशेष व्यंजनों का जायका आप यहां पर एक ही परिसर में ले सकते हैं। उद्योग विभाग के द्वारा 9 से लेकर 12 दिसंबर तक 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। ये राजस्थान हाट जल महल में चलने वाले इस फेस्टिवल में सभी जिलों के मशहूर खाद्य उत्पादों, मसालों, मिठाइयों एवं रसोई से संबंधित बर्तनों से संबंधित स्टॉल है वो यहाँ पर लगेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर के के.सी. बोकाडिया को मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार चतुर्थ से सम्मानित किया गया है। यहाँ जयपुर मूल के फिल्म निर्माता निर्देशक के.सी. बोकाडिया, जिनको मुंबई में चौथे दादा साहब फाल्के आइकन फिल्म अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। बोकाडिया को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल हो चुके हैं और उन्होंने 60 से ज़्यादा मूवी बनाई है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और हिंदी मूवी भी शामिल है। इसके अलावा जयपुर की अवनी लेखरा, जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। जहाँ फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में तो टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। अवनी लेखरा, इनका भी संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से ही है। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका पूरा नाम है। अवनी लेखरा के अलावा पूर्व जो रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। इसके अलावा इसमें श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में आपको बता दें के.सी. बोकाडिया को क्वेश्चन हो ही गया, दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। इसके अलावा जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, वर्तमान में राजस्थान में 4 रोपवे है और ये प्रदेश का 5वां रोपवे है और प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा रोपवे होगा। तो आपको बता दें इसका नाम है वो अन्नपूर्णा माता रोपवे रखा गया है। ये आपको बता दें कि जयपुर जिले के सामोद के हनुमान जी रोपवे के बाद ये दूसरा रोपवे होगा जो खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में बनाया जा रहा है। नाम होगा अन्नपूर्णा माता रोपवे। इसके अलावा जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के प्रयासों के बाद जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कामकाज को पेपरलेस करने के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया था। यानी पेपर वर्क की जगह ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर ई-फाइलिंग के जरिए ही पत्र व्यवहार हो सकेगा। फिलहाल 2 सेक्शन में इसे शामिल कर इसकी शुरुआत की गई है। जयपुर कलेक्ट्रेट में अब ई-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से सभी पत्राचार होंगे। बाबू से लेकर कलेक्टर तक कंप्यूटर पर ही फाइलें हैं वो चलेगी। जयपुर कलेक्ट्रेट राजस्थान का पहला ऐसा कलेक्ट्रेट परिसर बन गया है जहां पर पेपरलेस वर्क है वो शुरू हो गया है। यानी सभी फाइलों का संचालन और मूवमेंट अब ई-फाइल सिस्टम से होगा। इसके माध्यम से न केवल कागज़ की बचत होगी जबकि काफ़ी समय भी बचेगा। हर फाइल के लिए एक बारकोड होगा और यूनिक आईडी नंबर भी उस फाइल के लिए जनरेट किया जाएगा। बात करते हैं जयपुर के इतिहास के बारे में। जयपुर में कछवाहा राजवंश का शासनकाल था। कछवाहा भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। इस राजवंश का जो प्रमुख वाक्य आपको जरूर ध्यान में रखना है, यतो धर्मस्ततो जय, यानी जहाँ धर्म है वहाँ सत्य की सदा विजय होती है। कछवाहा राजवंश का जो ध्वज पचरंगी माना जाता है। इस राजवंश के संस्थापक थे दुल्ले राय। जी हाँ, दुल्ले राय तेजकर्ण, साला कंवर, ढोला जिनका नाम से भी इनको जाना जाता है। आपको बता दें कि नरवरगढ़ ग्वालियर के सोडा सिंह के पुत्र थे दुल्ले राय। पुंगल प्रदेश बीकानेर की राजकुमारी मारू से बचपन में इनका विवाह हुआ था। डोला मारू प्रेम कथा पर आधारित कहानी का संबंध इन्हीं से है।
दुले राय ने 1137 ईस्वी में दौसा के बड़गुजरों को पराजित करते हुए दौसा को प्रारंभिक राजधानी बनाया था। दुले राय ने रामगढ़ जयपुर में जमुआय माता का मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। जमुआय माता जो कछवाहा राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। दुले राय के वंशज कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित करते हुए आमेर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया था। कोकिल देव के द्वारा आमेर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया गया था। कोकिल देव के वंशज पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा का साथ भी दिया था। पृथ्वीराज के पुत्र सांगा ने सांगानेर कस्बा बसाया था। पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई, जिसे आमेर की मीरा के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई को राजस्थान की दूसरी मीराबाई रानाबाई को कहा जाता है। बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। इसके बाद जो शासक बने थे कछवाहा राजवंश में भारमल, जिन्हें बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं, 1547 से लेकर 1574 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। पृथ्वीराज के सबसे छोटे पुत्र थे भारमल। मजनू खां की सहायता से सर्वप्रथम दिल्ली के बादशाह अकबर से इनका परिचय हुआ था। चंगताई खां की सहायता से भारमल द्वारा अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। भारमल ने 6 फरवरी 1562 को सांबर नामक स्थान पर अपनी पुत्री हरकाबाई, जिनका विवाह अकबर से हुआ था। हरकाबाई का जो नाम मरियम उस ज़माने में कहते हैं, जोधाबाई के नाम से भी उनको जाना जाता है। जोधाबाई एक उपाधि है। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा और राजा का खिताब दिया था। तो अमीर उल उमरा की जो उपाधि और राजा का खिताब है वो अकबर के द्वारा भारमल जी को दिया गया था। भारमल के कहने पर अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन वो किया गया था। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में नागौर में इस दरबार का आयोजन किया गया था। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया था। तो 5000 मनसब अकबर ने भारमल जी को दिया था। राजपुताने के प्रथम राजा, जिन्हें सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध वो स्थापित किए गए थे। उसके बाद भगवंत दास जो यहाँ के शासक बने थे, 1574 से लेकर 1589 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। भारमल के पुत्र थे भगवंत दास। अकबर ने भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। अकबर ने 5000 मनसब भी भगवंत दास को भी दिया गया था। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, जिसे सुल्तान निसा के नाम से भी जानते हैं, मानबाई का विवाह जहांगीर से करवाया था भगवंत दास ने। इसके अलावा खुसरो जो मानबाई का पुत्र था, मानबाई के कहने पर खुसरो की हत्या कर दी गई थी। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे दूत के रूप में भगवंत दास को भेजा था। जमा भट्टो, जी हाँ, जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं। इसके अलावा अकबर ने भगवंत दास को नगाड़ा एवं ध्वज देकर सम्मानित किया था। ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले राजस्थान का एकमात्र शासक था भगवंत दास। लाहौर रावी नदी के किनारे भगवंत दास जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो जयपुर रियासत में शासक बने थे मान सिंह, ये भगवंत दास के दत्तक पुत्र थे मान सिंह और आमेर के सबसे शक्तिशाली राजा में से एक थे। मान सिंह ने अपने पिता और दादा के साथ मिलकर मुगलों की सेवा की थी। मान सिंह का जो राज्याभिषेक है वो पटना बिहार में हुआ था। मान सिंह का राज्याभिषेक समारोह 1590 ईस्वी में आमेर जयपुर में भी आयोजित किया गया था। मान सिंह का जो प्रथम अभियान था बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। उस समय रणथंभौर सुरजनहाड़ा के अधिकार क्षेत्र में आता था। सुरजनहाड़ा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए रणथंभौर दुर्ग मुगलों को सौंप दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह अकबर का प्रमुख हिंदू सेनापति था। मान सिंह, अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मान सिंह की ड्योढ़ी बंद करवा दी गई थी और अकबर ने एकमात्र हिंदू राजा मान सिंह को 7000 मनसब दिया हुआ था। ध्यान रखना 7000 मनसब है, सबसे ज़्यादा मनसब था मान सिंह के पास। अकबर ने मान सिंह को बंगाल, बिहार, ओडिशा और काबुल का सूबेदार नियुक्त किया था। बंगाल के राजा केदार से 1604 ईस्वी में शीला देवी की मूर्ति लेकर जो आमेर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था और मूर्ति स्थापित करवाई थी मान सिंह ने। शीला देवी कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है शीला देवी। इसके अलावा मान सिंह ने ओडिशा के राजा रामचंद्र की पुत्री आक्षा देवी से भी विवाह किया था। मान सिंह ने बैराट एवं पुष्कर में मान महल का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने ही आमेर में जो आमेर दुर्ग, आमेर महल, जगत शिरोमणि मंदिर का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। पुंडरिक विट्ठल जो मान सिंह के दरबारी कवि थे,
पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नृत्य निर्णय आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना भी की थी। राम मुरारी दास ने मानचरित्र ग्रंथ की रचना की थी। कवि गंग जो मानसिंह के दरबारी कवि थे। इसके अलावा जो हरनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि मानसिंह के दरबारी कवियों में से एक थे। 1614 में एलिचपुर जो अभियान अहमदनगर महाराष्ट्र में मानसिंह का देहांत हो गया था। मानसिंह के हरम में कुल 1500 रानियां थी। उसके बाद जो शासक बने थे राजा बाऊ सिंह, ये मानसिंह के पुत्र थे। उसके बाद जो मिर्जा राजा जय सिंह है वो जयपुर रियासत के प्रभावी शासक बने थे, जिनका शासनकाल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक रहा था। ये बाऊ सिंह के पुत्र थे मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था, जिसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब भी शामिल है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को 4000 का मनसब दिया था। फिर शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को 6000 का मनसब प्रदान किया था। 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर जाते समय शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। तो शाहजहां के द्वारा दी गई है जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि। पुरंदर की जो संधि हुई थी 11 जून 1665 ईस्वी को मिर्जा राजा जय सिंह और मराठा के जो शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में। पुरंदर की संधि में जो महाराष्ट्र का जो एक दुर्ग जिस पर शिवाजी का अधिकार था, इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 दुर्ग है वो मुगलों को सौंपे थे। इस संधि के तहत औरंगजेब ने धोखा देकर छत्रपति शिवाजी महाराज को राम सिंह की हवेली में कैद करवा दिया गया था और इस संधि के समय यूरोपियन इतिहासकार मनुची उपस्थित था। शिवाजी ने अपना भेष बदलकर आगरा से भाग गए थे शिवाजी महाराज। इसके अलावा जो बिहारी जो मिर्जा राजा जय सिंह का प्रसिद्ध दरबारी कवि था, जिसने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की थी। कुलपति मिश्र बिहारी का भांजा था और मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि में से एक था। मिर्जा राजा जय सिंह का जो पालन पोषण है वो माता दमयंती ने दौसा के माधोराजपुरा किले में किया था। उसके बाद राजा राम सिंह प्रथम है वो यहाँ के शासक बने थे जयपुर रियासत के। 1667 से 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र थे राजा राम सिंह प्रथम। शिवाजी को इन्हीं की देखरेख में आगरा में कैद किया गया था। अफगानिस्तान में राम सिंह प्रथम का निधन हो गया था। 1688 से 1700 ईस्वी तक बिशन सिंह है वो आमेर के राजा रहे थे। बिशन सिंह के बाद सवाई जय सिंह जो 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सवाई जय सिंह ये बिशन सिंह के पुत्र थे। इनका मूल नाम विजय सिंह था। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था और अमीर खुसरो ने 8 शासकों का समय देखा था। इतिहासकारों ने राजस्थान का चाणक्य भी कहा है सवाई जय सिंह को, और औरंगजेब ने सवाई की उपाधि है वो सवाई जय सिंह को दी है। जजऊ का जो युद्ध हुआ था, जी हाँ, जजऊ का युद्ध ये 3 जून 1707 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आजम और मुअज्जम के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मुअज्जम विजयी हुआ था। जजऊ के युद्ध में सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था। मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बन गया था और बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह को आमेर के राजा के पद से हटा दिया था और आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया गया था। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। किस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो आमेर दुर्ग का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया था बहादुर शाह प्रथम ने। इसके अलावा पिलसूद का जो युद्ध हुआ था ये सवाई जय सिंह और मराठा मल्हार राव होलकर के मध्य 1715 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें सवाई जय सिंह है वो विजयी हुए थे। मंदसौर का युद्ध ये भी सवाई जय सिंह और मराठों के बीच 1733 ईस्वी में मध्य प्रदेश में लड़ा गया था, जिसमें मराठा है वो विजयी हो गए थे। गंगवाना के युद्ध की अगर बात की जाए तो सवाई जय सिंह और अभय सिंह के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। 1741 ईस्वी में जोधपुर में लड़ा गया था, जिसमें जय सिंह की युद्ध में विजयी हुई थी। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था, जिसमें जंतर मंतर इसका निर्माण दिल्ली में 1724 ईस्वी में करवाया गया था। जो जंतर मंतर जो वेधशाला है जयपुर में भी है, जो 1728 में बनवाई गई थी, जो सबसे बड़ी वेधशाला में से एक है, जहां पर जयप्रकाश, राम प्रकाश और सम्राट नामक सौर गणनाओं से संबंधित यंत्र यहां पर रखे गए हैं। जो जयपुर वाली वेधशाला है, जिसे जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, अगस्त 2010 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल की गई है।
इसके अलावा जो उज्जैन में भी है वेधशाला जंतर मंतर, मथुरा में भी है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में भी एक वेधशाला स्थापित है। सवाई जय सिंह के द्वारा कई निर्माण कार्य करवाए गए थे, जिसमें नाहरगढ़ का दुर्ग है वो 1734 ईस्वी में बनवाया गया था। जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में की गई थी। सिटी पैलेस का भी निर्माण जयपुर में करवाया था सवाई जय सिंह ने। जय महल, जल महल की अगर बात की जाए तो ये भी जयपुर में स्थित है, जो सवाई जय सिंह ने बनाया गया था। सिसोदिया रानी का महल जो जयपुर में है, और जयगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण भी सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब हुरडा सम्मेलन की अगर दोस्तों बात की जाए तो हुरडा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था 1734 में, 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके आयोजनकर्ता थे सवाई जय सिंह और इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कारण क्या था इस हुरडा सम्मेलन का? मराठों से सुरक्षा प्राप्त करना इसका मुख्य कारण था। असफल क्यों हुआ हुरडा सम्मेलन? क्योंकि सवाई जय सिंह की मराठों के प्रति समझौतावादी नीति के चलते यह असफल हुआ था। सवाई जय सिंह जो ज्योतिष शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। सवाई जय सिंह 3 बार मालवा के सूबेदार भी रह चुके हैं। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष पर आधारित सम्राट सिद्धांत, जय सिंह कारिका नामक कई ग्रंथों की रचना की है। सवाई जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ भी लिखा है, और सवाई जय सिंह ने ही दिल्ली के 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल है वो देखा है। सवाई जय सिंह ने जाट राजा बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि प्रदान की है सवाई जय सिंह ने। बादशाह मोहम्मद रंगीला ने सवाई जय सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज सवाई की उपाधि है वो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई थी। सवाई जय सिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेघ नामक यज्ञ भी करवाया था। इसके अलावा सवाई जय सिंह जो अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले अंतिम हिंदू राजा थे। सवाई जय सिंह ने पुंडरिक रत्नाकर की सहायता से अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। जयपुर नगर का जो वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, और जयपुर नगर की जो नींव है वो राजगुरु पंडित जगन्नाथ के द्वारा रखी गई थी। सवाई जय सिंह को कछवाहा राजवंश का चाणक्य भी कहा जाता है। जय सिंह ने विधवा पुनः विवाह, अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने के लिए प्रयास किए थे, और सवाई जय सिंह ने ही मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मेहरी को पांडुलिपियों का अध्ययन करने हेतु विदेशों में भी भेजा था। उसके बाद जयपुर रियासत के महत्वपूर्ण शासक बने थे सवाई ईश्वरी सिंह, जिनका शासनकाल 1743 से लेकर 1750 ईस्वी तक था। सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे सवाई ईश्वरी सिंह। इन्हें जागृत देव और भोमिया देव के नाम से भी जानते थे। इनके राजा बनने के बाद इनके छोटे भाई माधो सिंह प्रथम ने इनका विरोध भी किया था, और आगे संघर्ष भी हुआ था। राजमहल का जो युद्ध है जो सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के मध्य 1747 ईस्वी में टोंक में लड़ा गया था। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजमहल के युद्ध की, जो 1747 ईस्वी में जो सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के मध्य 1747 में टोंक में लड़ा गया था, जिसमें ईश्वरी सिंह है वो विजयी हुए थे। माधो सिंह प्रथम के साथ कोटा, बूंदी और मराठा के सैनिक थे। सवाई ईश्वरी सिंह ने विजय की स्मृति में ईश्वर लाट, जिसे सरगासुली के नाम से जानते हैं, त्रिपोलिया बाजार जयपुर में इसका निर्माण करवाया था। और इस युद्ध के समय ईश्वरी सिंह का सेनापति था हरगोविंद नाटाणी। ईश्वरी सिंह ने जो छतरी सिटी पैलेस में स्थित है ईश्वरी सिंह की छतरी। उसके बाद बगरू का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 1748 में। यह भी ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के मध्य लड़ा गया था 1748 में जयपुर में, जिसमें माधो सिंह प्रथम इस बार जीत गए थे। माधो सिंह प्रथम के साथ कोटा, बूंदी, मराठा के सैनिक लड़े थे। मल्हार राव होलकर ने ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य समझौता करवा दिया गया था। 1750 में मराठों के आक्रमण से दुखी होकर ईश्वरी सिंह ने उसी ईश्वर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसका निर्माण इन्होंने करवाया था। कवि कृष्ण इनका दरबारी कवि था, जिसे ईश्वर विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद यहाँ के शासक बने थे सवाई माधो सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1750 से लेकर 1768 ईस्वी तक था। मल्हार राव होलकर की सहायता से माधो सिंह प्रथम है वो राजा बने थे। राजा बनने के बाद जयपुर के नागरिकों द्वारा मराठों पर आक्रमण किया गया था, जिसके चलते मल्हार राव होलकर है वो नाराज हो गए थे। और इसके अलावा कांकोड़ का जो युद्ध लड़ा गया था 1759 में जयपुर में, जो सवाई माधो सिंह प्रथम और मल्हार राव होलकर के बीच लड़ा गया था, जिसमें सवाई माधो सिंह प्रथम है वो जीत गए थे। बटवाड़ा का युद्ध जो 1761 में हुआ था,
माधो सिंह प्रथम और कोटा बूंदी रियासत के महाराव के मध्य यह युद्ध दौसा में लड़ा गया था, जिसमें कोटा बूंदी की विजय हुई थी। इस युद्ध का कारण था मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा रणथंबोर दुर्ग का जो माधो सिंह प्रथम को सौंप दिया जाना, जिसे कोटा के राजा शत्रुसाल हाड़ा है वो नाराज हो गए थे। कोटा सेना का जो नेतृत्व है वो झाला जालिम सिंह के द्वारा किया गया था और इसके समय जो ब्रजपाल उच्च कोटि के वीणावादक थे जो स्वाई माधो सिंह प्रथम के समय थे। और स्वाई माधो सिंह के दरबारी कवि द्वारकानाथ भट्ट ने जो गलवा गीत वाणी वैराग्य नामक ग्रंथों की भी रचना की थी। 1763 में स्वाई माधो सिंह के द्वारा स्वाई माधोपुर नामक नगर की स्थापना करवाई गई थी और जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। आपको बता दें कि 1768 से लेकर 1778 तक जयपुर के महाराजा स्वाई पृथ्वी सिंह का शासनकाल रहा था। स्वाई पृथ्वी सिंह के बाद स्वाई प्रताप सिंह यहाँ के शासक बने थे, जिनका शासनकाल 1778 से 1803 ईस्वी तक था। स्वाई माधो सिंह प्रथम के पुत्र थे स्वाई प्रताप सिंह और इन्हीं के समय जयपुर पर सर्वाधिक मराठों के आक्रमण है वो स्वाई प्रताप सिंह के समय ही हुए थे। 63 लाख रुपए नहीं देने के कारण महादजी सिंधिया ने आक्रमण कर दिया था जयपुर पर। तुंगा का जो युद्ध हुआ था 1787 में, जो युद्ध स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य दौसा में लड़ा गया था, जिसमें स्वाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। स्वाई प्रताप सिंह के साथ जोधपुर के महाराजा विजय सिंह उस समय युद्ध में थे। इसके अलावा महादजी सिंधिया माधव राज सिंधिया ने कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। पाटन का जो युद्ध हुआ था 1790 ईस्वी में, जो युद्ध स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महादजी सिंधिया है वो जीत गए थे। मराठा सैनिकों का नेतृत्व डी बॉय नामक फ्रांसीसी के द्वारा किया गया था। मालपुरा का युद्ध ये 1800 ईस्वी में लड़ा गया था, जो स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य दौसा में हुआ था, जिसमें महादजी सिंधिया है वो जीते थे। स्वाई प्रताप सिंह प्रसिद्ध कवि और संगीत के ज्ञाता थे और स्वाई प्रताप सिंह ने प्रताप सिंह के द्वारा ब्रजनिधि नामक काव्य की रचना भी की थी। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि कवि बांधव के नाम से बीसल देव चौहान जो विग्रह राज चतुर्थ को जाना जाता है, ब्रजनिधि के नाम से स्वाई प्रताप सिंह को जाना जाता है। स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में जयपुर में हवा महल का भी निर्माण करवाया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हवा महल, जिसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में जयपुर में करवाया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जिसमें 953 खिड़कियां हैं और इसका शिल्पी था लालचंद। स्वाई प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन बुलवाकर देवर्षि ब्रजपाल भट्ट और राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना करवाई थी। उस्ताद चांद खां इनके संगीत गुरु थे, जिन्होंने स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रताप सिंह ने उस्ताद चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रदान की थी। गणपत भारती जो स्वाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे। इसके अलावा स्वाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल है वो जयपुरी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जयपुर की जो चित्रकला शैली है जिसका स्वर्ण काल स्वाई प्रताप सिंह के समय का शासनकाल था। स्वाई प्रताप सिंह के समय तमाशा लोकनाट्य महाराष्ट्र से राजस्थान में आया था। स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 कवि, 22 संगीतज्ञ, 22 नाटककार, जिसे संयुक्त रूप से गंधर्व बाईसी जो प्रताप बाईसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद शासक बने थे आमेर रियासत में स्वाई जगत सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल 1803 से 1818 ईस्वी तक था। स्वाई प्रताप सिंह के पुत्र थे स्वाई जगत सिंह द्वितीय और इन्हीं के समय कृष्णा कुमारी विवाद है जो प्रचलित हुआ था, जो चर्चा में था। गिंगोली का युद्ध भी इसके चलते लड़ा गया था स्वाई जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह जोधपुर के मध्य नागौर में, जिसमें स्वाई जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी। और अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। स्वाई जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। स्वाई जगत सिंह द्वितीय को जगत सिंह द्वितीय ने रस कपूर नामक एक रखेल को जयपुर का आधा राज्य है वो दे दिया था। 1818 ईस्वी में स्वाई जगत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी और स्वाई जगत सिंह द्वितीय ने जयपुर में ब्रज बिहारी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। 1818 से लेकर 1835 ईस्वी तक जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह तृतीय का शासनकाल रहा था। उसके बाद शासक बने थे स्वाई राम सिंह द्वितीय, जो महत्वपूर्ण शासक में से एक माने जाते हैं जयपुर रियासत में। 1835 से लेकर 1880 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। स्वाई जय सिंह तृतीय के पुत्र थे स्वाई राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय 13 माह की उम्र में राजा बने थे। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इसके अलावा स्वाई राम सिंह के वयस्क होने तक जो प्रशासन है वो जॉन लुडलो के नेतृत्व में गठित रेजिडेंसी काउंसिल के द्वारा चलाया गया था। ये समाज सुधारक राजा थे स्वाई राम सिंह द्वितीय, और इन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा, दहेज प्रथा और कन्यावध पर रोक लगाई थी। 1857 की क्रांति के समय स्वाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके अलावा राजस्थान में जयपुर रियासत ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी स्थानीय जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ देने वाला राजस्थान का पहला राजा थे स्वरूप सिंह, जो मेवाड़ के थे। राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ देने वाले बीकानेर के सरदार सिंह थे। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि भी प्रदान की थी। अंग्रेजों के द्वारा स्वाई राम सिंह द्वितीय को कोट कासिम कोटपुतली का परगना दिया गया था। 1857 ईस्वी में स्वाई राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी, जिसे मदरसा हुनरी भी के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट भी कहते हैं। इसके अलावा 1876 ईस्वी में स्वाई राम सिंह ने प्रिंस एल्बर्ट के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो राम सिंह के द्वारा ये रंग रंगवाया गया था 1876 में, जब प्रिंस एल्बर्ट है वो भारत आए थे, जयपुर आए थे। वास्तविकता में ये गेरुआ रंग है। 1878 ईस्वी में राम प्रकाश नाट्यशाला की भी स्थापना की गई थी। स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। जो राम प्रकाश नाट्यशाला है, जिसे राजस्थान का प्रथम पारसी रंगमंच भी कहा जाता है। स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय महाराजा और महारानी कॉलेज की स्थापना जयपुर में हुई थी। उसके बाद शासक बने थे स्वाई माधो सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल था 1880 से लेकर 1922 ईस्वी तक। ये स्वाई राम सिंह द्वितीय के पुत्र थे स्वाई माधो सिंह द्वितीय। इनको जयपुर का बब्बर शेर के नाम से भी जानते हैं, तो इनका उपनाम है जयपुर का बब्बर शेर भी इनको कहा जाता है। इन्होंने 1902 में लंदन में आयोजित किए गए एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया था और यह समुद्र मार्ग से यूरोप जाने वाले प्रथम राजा थे। स्वाई माधो सिंह द्वितीय जब लंदन गए तब पीने हेतु पानी चांदी के बड़े पात्रों में के साथ है वो ले गए थे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी है। नाहरगढ़ जयपुर दुर्ग में जो अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल भी माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। उसके बाद शासक बने थे स्वाई मान सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल 1922 से लेकर 1956 ईस्वी तक था। ये माधो सिंह द्वितीय के पुत्र थे। पोलो के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। इन्हें पोलो का पेले भी कहा जाता है। सबसे बुजुर्ग पोलो खिलाड़ी महाराजा प्रेम सिंह और विश्व विजेता पोलो खिलाड़ी थे कर्नल किशन सिंह। वृहत राजस्थान संघ के राज प्रमुख भी बनाए गए थे ये। इसके अलावा 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे स्वाई मान सिंह द्वितीय। यह अस्पताल और स्वाई मान सिंह स्टेडियम भी इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। मिर्जा इस्माइल इनका प्रधानमंत्री था, जिन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता भी जाना जाता है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया और बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। इस मोर्चे ने आंदोलन में भाग लिया था। गायत्री देवी जो मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी, तो राजस्थान की प्रथम लोकसभा महिला सदस्य भी रह चुकी है। राजस्थान की प्रथम राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव है। हीरालाल शास्त्री, जी हाँ, हीरालाल शास्त्री की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ था। इनकी जो पुस्तक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, गीत इन्होंने लिखा था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। हीरालाल शास्त्री ने 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। जीवन कुटीर संस्था के संस्थापक भी हीरालाल शास्त्री ही थे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा राजस्थान में की गई थी। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी, यहाँ अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म जयपुर में जैन परिवार में हुआ था। इन्हें राज्य में जन जागृति का जनक भी अर्जुन लाल सेठी को जाना जाता है। जयपुर में वर्धमान पाठशाला नाम विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी, जहां पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि मैं राज्य की सेवा करूंगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन करेगा, यानी अगर ये नौकरी करेंगे अर्जुन लाल सेठी तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये अर्जुन लाल सेठी के कथन थे। निमेज हत्याकांड में अर्जुन लाल सेठी जी को 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा अब बात की जाए जयपुर की कला और संस्कृति के बारे में। जी हाँ, जयपुर में जो जमुआय माता का मंदिर है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण दूल्हे राय के द्वारा करवाया गया था। जमुआय माता जो कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है, तो ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है।
जमुआय माता जो कछवाहा राजवंश की जयपुर के शासकों की कुल देवी है। शिला माता मंदिर, ये मंदिर भी जलेब चौक आमेर जयपुर में है। ये कछवाहा शासकों की आराध्य देवी है शिला माता। इस मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। मानसिंह द्वितीय ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके अलावा जगत शिरोमणि मंदिर, यह मंदिर भी आमेर जयपुर में है, जगत शिरोमणि मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में हुआ था और यह आमेर का सबसे सुंदर मंदिर है। इसमें लगी मूर्ति मानसिंह चित्तौड़ से लाए थे, जिसकी मीराबाई आराधना किया करती थी। शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर भी शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है और इस मंदिर का निर्माण स्वाई माधो सिंह प्रथम ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता को चेचक रोग निवारक देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, महामाई माता, शेडल माता के नाम से जानते हैं और शीतला माता का वाहन गधा और पुजारी कुमार जाति के होते हैं। शीतला माता का जो एकमात्र देवी है शीतला माता, जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी को इनका मेला भरता है। चाकसू जयपुर में सबसे बड़ा मेला भरता है। इसके अलावा शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो सांबर में है, जिसे चौहानों की कुल देवी भी कहते हैं। देवयानी माता का मंदिर ये भी सांबर में है, जहाँ पर तीर्थों की नानी देवयानी माता, तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों का भांजा ध्यान रखना मचकुंड है धौलपुर में। नकटी माता का मंदिर की अगर बात की जाए तो यह मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाया गया है, जो भवानीपुर जयपुर में है। नकटी माता का मंदिर। ज्वाला माता मंदिर ये जोबनेर जयपुर में है, जो खंगारतों राजपूतों की कुल देवी है। पदम प्रभु जैन मंदिर ये पदमपुरा बाड़ा जयपुर में है, दिगंबर जैन समुदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। गणेश मंदिर, गणेश डूंगरी जयपुर में यह मंदिर बना है और यह बिना सूंड के गणेश जी का मंदिर है, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गणेश मंदिर है जो गणेश डूंगरी जयपुर में है। बिड़ला मंदिर ये भी जयपुर में स्थित है। BM बिड़ला संग्रहालय का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। गोविंद देव जी का मंदिर ये भी राजस्थान के जयपुर में है, जो स्वाई जय सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था, जो गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर भी बनवाया था। इसके अलावा अगर बात की जाए गलता जी की, तो गलता जी जयपुर जो रामानुज और रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। वर्तमान में रामानंद और रामानुज संप्रदायों के बीच गलता पीठ को लेकर विवाद भी चल रहा है। इसे उत्तर तोदरी एवं मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। गलता जी में पर जो गोमुख से गुप्त गंगा निरंतर बहती है। उसके बाद अगर बात की जाए मुबारक महल की, तो मुबारक महल जिसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जयपुर रियासत के आने वाले मेहमानों के ठहरने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। मुबारक महल टोंक में ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में यहाँ पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा हवा महल की अगर बात की जाए, जो जयपुर में है, जिसका निर्माण 1799 में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। हवा महल की आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। 5 मंजिला है इसकी ये हवा महल, जिसमें जो मंजिलों के नाम है शरद मंदिर, प्रताप मंदिर, इसके अलावा रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, यहाँ की जो 5 प्रसिद्ध मंजिलें हैं। इसमें 953 खिड़कियाँ हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है 1983 में हवा महल संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की गई थी। चंद्र महल ये भी राजस्थान के सिटी पैलेस चंद्र महल जयपुर में है। जयपुर का राज परिवार का निवास स्थान है चंद्र महल, जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। कुल 7 मंजिला है चंद्र महल। सर्वतोभद्र महल ये भी स्वाई जय सिंह ने बनवाया था। सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है सर्वतोभद्र महल, जिसे स्थानीय भाषा में लोग सरबता महल भी कहते हैं। आमेर महल के बारे में अगर आपको बता दें कि आमेर महल जो राजस्थान की आमेर जयपुर में है बना हुआ, और इसका निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और सौभाग्य महल बने हुए हैं। प्रीतम निवास महल, तो प्रीतम निवास महल इसका निर्माण भी स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण मानसागर झील में हुआ था। स्वाई जय सिंह द्वारा इसका निर्माण अश्वमेघ यज्ञ के समय अतिथियों को ठहरने के लिए किया गया था। प्रीतम निवास महल जो जयपुर में है। सामोद महल ये सामोद में है। इसका निर्माण सामोद के राव बिहारी दास के द्वारा करवाया गया था। ये चित्रकारी और कांच की कलाकृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है सामोद महल। माधो निवास महल इसका निर्माण भी माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। माधो निवास महल सामोद के बालाजी का मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो माधो निवास महल जो माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जयगढ़ दुर्ग आमेर,
जी हाँ, जयगढ़ दुर्ग आमेर में बना हुआ है जयगढ़ दुर्ग, और इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। चिल्का टीला रहस्यमयी दुर्ग के नाम से जयगढ़ को जानते हैं। जयगढ़ का पुनर्निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग में तोप डालने का कारखाना स्वाई जय सिंह के द्वारा स्थापित करवाया गया था, और स्वाई जय सिंह द्वारा एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप का निर्माण करवाया, और पहली बार परीक्षण करने पर इसका गोला चाकसू में जाकर गिरा, जहां पर एक तालाब भी बना था जिसे गोगेलाव तालाब के नाम से भी जानते हैं। और इस दुर्ग में जयपुर का राज परिवार खजाना है वो रखा जाता। जयपुर के राज परिवार का खजाना जयगढ़ दुर्ग में रखा जाता था। जयगढ़ दुर्ग पानी के टांकों जो जल संग्रहण की विधि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय इसी दुर्ग की खुदाई भी करवाई थी। इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी भी कहते हैं, जहाँ से कोई भी बंदी जीवित है वो वापस नहीं जाता है। कोई भी जिसे कैदी है वो विजयगढ़ दुर्ग जो बना हुआ है वहाँ से जीवित वापस नहीं आया। अवनी दरवाज़ा, जी हाँ, अवनी दरवाज़ा जो आमेर की तरफ फूलों की घाटी से होकर आता है, और यह रास्ता अवनी दरवाज़ा है। डूंगर दरवाज़ा जो नाहरगढ़ की ओर जाने वाला जो रास्ता है जयपुर में, जिसे डूंगर दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। नाहरगढ़ के किले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नाहरगढ़ का किला जो जयपुर में स्थित है, और नाहरगढ़ के किले का निर्माण 1734 ईस्वी में स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसे सुदर्शनगढ़ जयपुर का मुकुटमणि के नाम से जानते हैं। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नामकरण नाहरगढ़ किया गया था। और इस दुर्ग में तलहटी में गैटोर की छतरियाँ जो जयपुर के शासकों का निजी शमशान घाट के नाम से जानते हैं। एक जैसे 9 महल भी नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं, और इस दुर्ग का निर्माण मराठों से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु जयपुर के शासकों के द्वारा करवाया गया था। आमेर का किला, आमेर के किले की अगर बात की जाए तो मानसिंह प्रथम ने आमेर के किले का निर्माण करवाया था। बिशप हैबर ने आमेर दुर्ग के बारे में कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बेहतर ये दुर्ग है। फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया है। और आमेर के किले के पास में मावठा तालाब और दिलाराम बाग भी बना हुआ है। चौमू का किला, ये चौमू में है, जिसे दाराधारगढ़ रघुनाथगढ़ भी कहते हैं, और इसका निर्माण चौमू के ठाकुर करण सिंह के द्वारा करवाया गया था। चौमू का किला जयपुर में। कत्थक, जी हाँ, कत्थक जो नृत्य है इसके प्रवर्तक भानुजी थे, और ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कत्थक नृत्य। कत्थक का आदिम घराना जो जयपुर में है, और कत्थक का जो प्रचलित घराना ध्यान रखना लखनऊ में है, यूपी में। तमाशा की अगर बात की जाए तो तमाशा जो जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, इस लोकनाट्य में महिला पात्रों की भूमिका होती है जिसे महिलाएं स्वयं निभाती है। तमाशे की शुरुआत मानसिंह प्रथम के समय हुई थी, और तमाशा लोकनाट्य जो स्वाई प्रताप सिंह के समय राजस्थान में काफ़ी प्रचलित भी हुआ था। चित्रकला की अगर बात की जाए तो जयपुरी चित्रकला, जो आमेर चित्रकला का विकास जयपुरी चित्र शैली के रूप में हुआ था। एकमात्र चित्र शैली है जिसके चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग है वो किया जाता है जयपुर चित्रकला शैली में। तो यहाँ एकमात्र चित्र शैली जिसमें आदमगढ़ चित्र भी बनाए जाते थे। स्वाई प्रताप सिंह का काल है वो जयपुर की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल भी माना जाता है। जयपुर चित्रकला शैली का महत्वपूर्ण चित्र जयदेव का गीत गोविंद चित्र है, और इस चित्र शैली में हरे रंगों का प्रयोग, पीपल एवं वट के वृक्ष का प्रयोग, मोर और अश्व का चित्रांकन इसमें बहुतायत में होता था। प्रमुख चित्रकार जयपुर चित्रकला शैली में साहिब राम, लालचंद, मोहम्मद शाह, रामजी दास, शालिग्राम यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। आमेर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ के भित्ति चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। अल्बर्ट हॉल में भित्ति चित्रों के लिए भी अल्बर्ट हॉल को काफ़ी जाना जाता है। आमेर चित्रकला शैली में प्रमुख चित्र कृष्ण लीला, लैला मजनू, हाथी घोड़े आदि है। बिहारी सतसई ने चित्र आमेर चित्र शैली में बने हैं। बिहारी सतसई के जो चित्र है वो इसी शैली में बनाए गए हैं। आमेर चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आमेर चित्रकला शैली की शुरुआत मानसिंह प्रथम के समय की गई थी। बाणगंगा का जो मेला है वो बैराट में भरता है, और इस मेले का आयोजन बैशाख पूर्णिमा को होता है। रामानुज संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी थे। जो प्रमुख पीठ है रामानुज संप्रदाय की वो गलता जयपुर में है। रामानंदी संप्रदाय की अगर बात की जाए तो रामानंदी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रामानंद जी थे, और इसकी जो प्रमुख पीठ है रामानंदी संप्रदाय की ये भी गलता जी जयपुर में ही स्थित है। गलता जयपुर को उत्तर तोताद्री और मंकी वैली के नाम से जानते हैं। दादूपंथी संप्रदाय की अगर बात की जाए तो जयपुर का जो संप्रदाय है दादूपंथी संप्रदाय,
इसके प्रवर्तक संत दादू दयाल जी थे, जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। इनका जन्म 1544 को अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल जी के गुरु थे वृद्धानंद जी, और दादू दयाल जी ने 1574 ईस्वी में सांबर में दादू संप्रदाय की नींव रखी थी। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ नारायण जयपुर में स्थित है। दादू पंथ के सत्संग स्थल को अलख दरीबाग कहते हैं। तो ये नाम काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दादू राजस्थान के एकमात्र संत थे जिनकी 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकर में आगरा में अकबर से भेंट हुई थी, और अकबर इनसे प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर, ध्यान रखना, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा दादू दयाल जी की वाणी, दादू दयाल जी का दोहा नामक ग्रंथों की रचना दादू द्वारा सदुकड़ी ढूंढाड़ी भाषा में की गई है। इसके बाद अगर बात की जाए संत रजब जी की, तो संत रजब जी जिनका जन्म सांगानेर पठान जाति में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। इनके प्रमुख ग्रंथ जिसमें रजब वाणी सर्वंगी था। रजब जी दादू जी से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे, और आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगली अगर बात की जाए रामचरण जी की, तो रामचरण जी इनका जन्म भी सोडा ग्राम जयपुर में हुआ था 1724 ईस्वी में। ये रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामचरण जी। गोविंद देव जी जो जयपुर राजघराने के कुल देवता है, गोविंद देव जी, इनके मंदिर का निर्माण स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। गेटौर की छत्रियाँ अगर बात की जाए, तो गेटौर की छत्रियाँ जो जयपुर राजघराने का समाधि स्थल है गेटौर की छत्रियाँ, और इसमें स्वाई जय सिंह से लेकर माधव सिंह प्रथम तक की छत्रियाँ बनी हुई है। ईश्वरी सिंह की छतरी इसमें ध्यान रखना शामिल नहीं है। पोथीखाना जयपुर में है। इसके अलावा जहाँ पर जो जयपुर का राज परिवार का निजी पुस्तकालय था पोथीखाना, जहाँ पर वर्तमान में चित्रकला संग्रहालय भी स्थापित है, जिसमें संस्कृत, फारसी और अन्य भाषा से संबंधित चित्रित ग्रंथ है वो रखे गए हैं। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है, आपको बता दें कि त्रिपोलिया बाजार जयपुर में स्थित है ईश्वरी सिंह जी की छतरी। बैराट की अगर दोस्तों बात की जाए, तो बैराट जो राजस्थान में लोहयुगीन और मौर्यकालीन सभ्यता स्थल है बैराट। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था, जिसे विराटनगर के नाम से जानते हैं। बैराट को आपने ज़रूर सुना होगा बैराट के बारे में। वेनसांग ने बैराट को पारयात्र नाम दिया था और 8 बौद्ध मठों के बारे में बताया था। बैराट अथवा विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी भी रही चुकी है, और यहाँ पर बैराट में भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी और महादेव डूंगरी यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। बेजक डूंगरी से अशोक का बाबरू का शिलालेख 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने इस शिलालेख को खोजा था। बाबरू शिलालेख को स्थानीय लोग बेजक का शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। रविंद्र रंगमंच, जहाँ रविंद्र रंगमंच जो जयपुर में है, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1963 को की गई थी। जयपुर कथक केंद्र, जी हाँ, जयपुर कथक केंद्र, इसकी स्थापना 1978 में जयपुर में हुई थी। हसरत जयपुरी जो जयपुर के प्रसिद्ध गीतकार है, जिनको राजस्थान सरकार ने 2013 ईस्वी में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया था, तो अब इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, हसरत जयपुरी पुरस्कार। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो प्रसिद्ध सितार वादक थे, इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। इनका संबंध भी राजस्थान के जयपुर से ही है। भारत सरकार ने साल 2002 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था, जबकि 2017 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। इला अरुण, ये भी राजस्थान के जयपुर से ही संबंधित है। जयपुर की प्रसिद्ध गायिका है इला अरुण। खलनायक फिल्म में इन्होंने गाने गाए थे। इसके अलावा कई बॉलीवुड गाने भी इनके द्वारा गाए गए हैं। तो इला अरुण जो जयपुर से है। इरफान खान जो प्रसिद्ध अभिनेता थे, जिनका निधन हो चुका है, इनका संबंध भी राजस्थान के जयपुर से ही रहा है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता थे इरफान खान। स्लम डॉग मिलियनेयर में कार्य करने के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार है वो दिया गया था। एल्बर्ट म्यूजियम, ये भी राजस्थान के जयपुर में स्थित है। वर्तमान में एक संग्रहालय के रूप में संचालित है, और इसका निर्माण राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। एल्बर्ट हॉल जो भित्ति चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वास्तुकार एल्बर्ट म्यूजियम के स्टीवन जैकब है। नटाणी का बाग, जी हाँ, नटाणी का बाग ये जयपुर में है। ईश्वरी सिंह के प्रसिद्ध सेनापति हरगोविंद नटाणी की स्मृति में ये नटाणी का बाग जयपुर में बनाया गया था। नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, पिछोला झील उदयपुर में। नटनी की छतरी कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। नट जाति का प्रसिद्ध नृत्य कठपुतली नृत्य, नट जाति के लोक देवता आला उदल लोक देवता के रूप में मानते हैं। विश्व वृक्ष उद्यान ये राजस्थान के जयपुर जिले में बना हुआ है।
वर्ल्ड ट्रेड पार्क, ये आप सभी को पता है राजस्थान के जयपुर में स्थित है वर्ल्ड ट्रेड पार्क। रामनिवास बाग, ये भी राजस्थान के जयपुर में है, जो स्वाई राम सिंह द्वितीय ने अकाल राहत कार्य के दौरान इस पार्क का निर्माण करवाया था। कनक वृंदावन मंदिर, ये भी राजस्थान के जयपुर में ही स्थित है। राधा गोविंद जी का मंदिर, ये भी राजस्थान के जयपुर में बना हुआ है। इसके अलावा कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, जो हाथी गांव जयपुर में स्थित है। ब्लू पॉटरी, जी हाँ, ब्लू पॉटरी जो जयपुर की है, जो ब्लू पॉटरी का लाने का श्रेय है वो राजस्थान में जयपुर में मान सिंह प्रथम को दिया जाता है। यह कला मान सिंह ने लाहौर से लेकर आए थे राजस्थान में, और अकबर इस कला को पर्सिया ईरान से लेकर आए थे लाहौर में। इसके अलावा ब्लू पॉटरी का जो सर्वाधिक विकास है वो स्वर्णकाल राम सिंह द्वितीय के काल को माना जाता है। कृपाल सिंह शेखावत, जो ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, कृपाल सिंह शेखावत के गुरु थे भूर सिंह शेखावत। ब्लू पॉटरी का जादूगर माना जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। खड़ताल का जादूगर किसे माना जाता है? सादिक खान मणियार को, मांगणियार को। इसके अलावा बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को माना जाता है। गणित और तर्क शक्ति का जादूगर सर्वोत्तम सिंह भाटी को मानते हैं। नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी को माना जाता है। और सुरनाई का जादूगर पेप्पे खां को माना जाता है। ध्यान रखना, कुंची का जादूगर किसे माना जाता है? रामगोपाल विजयवर्गीय को। इसके अलावा जो एकरडियन का जादूगर रेवाचंद शर्मा को माना जाता है। भारत सरकार द्वारा 1974 में जो के.एस. शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की गई नीली चित्रकारी ब्लू पॉटरी कहलाती है। मीनाकारी, जो जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी है, सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई करना ही मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी की शुरुआत आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के समय हुई थी। मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह था। इसके अलावा जरी का कार्य, ये राजस्थान के जयपुर में प्रसिद्ध है। जरी का कार्य राजस्थान में सर्वप्रथम स्वाई जय सिंह के समय जरी के कार्य की शुरुआत हुई थी, जिसमें किसी कपड़े पर चमकीले धागों से नक्काशी करना जरी का कार्य कहलाता है। लाख की चूड़ियाँ मुरादाबादी, जो कोप्तगिरी संगमरमर की चूड़ियाँ मूर्तियाँ तय निशा का कार्य जयपुर में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हाथी महोत्सव का आयोजन है वो आमेर में किया जाता है जयपुर में। तीज महोत्सव भी जयपुर में आयोजित होता है। गणगौर महोत्सव ये भी राजस्थान के जयपुर जिले में ही आयोजित किया जाता है। हाथी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो आमेर जयपुर में निकाली जाती है। मांझी का बाग जो जयपुर में बना हुआ है, स्वाई जय सिंह के द्वारा इस बाग को बनाया गया था। पेपरवेट संग्रहालय ये भी राजस्थान के जयपुर में है। गुड़िया संग्रहालय भी राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसके अलावा जो ठंड की परिक्रमा घट की परिक्रमण जो जयपुर में की जाती है। अमर जवान ज्योति स्मारक जो स्वाई मान सिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जयपुर में बनाया गया है। मीणा जनजाति के बारे में आइए जानते हैं। मीणा जनजाति जो जयपुर की जो प्रसिद्ध जनजाति है। मीणा का शाब्दिक अर्थ मछली या मत्स्य होता है। इस जनजाति के कुल देवता बुज देवता है। आराध्य देवी जीर्ण माता है। इस जनजाति में पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर जिले में निवास करती है। पितृ सत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रथा इस जनजाति में प्रचलित थी। इसके अलावा मीणाओं का जो प्रयागराज है वो रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर है। मोरनी मांडना का संबंध मीणा जनजाति से ही है। मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत 84 कहलाती है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो इस टाइप के बनते हैं, किसको क्या कहते हैं। जयपुर के अगर बात की जाए भूगोल की, तो आइए देखते हैं जयपुर के भूगोल के बारे में। जयपुर का शुभंकर चीतल है। जयपुर को पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी कई जयपुर के उपनाम है। जयपुर को वैज्ञानिक सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जयपुर जिला, और यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला राजस्थान का जयपुर है। जयपुर की सीमा हरियाणा राज्य के साथ सबसे कम लगती है। राज्य में सर्वाधिक कुओं और नलकूपों से सिंचाई राजस्थान के जयपुर जिले में ही की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पहला साइबर थाना भी राजस्थान के जयपुर में ही खोला गया था। विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर जो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। सांबर झील कहाँ पर है? सांबर झील है वो राजस्थान के जयपुर में है। आइए देखते हैं सांबर के बारे में। तो इतिहासकारों के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। भूगोल वेताओं के अनुसार ये एक प्राकृतिक झील है सांबर झील। ये राज्य की सबसे
बड़ी राजस्थान की खारे पानी की झील है। सांभर झील जहां पर देश के कुल नमक का 8.7% उत्पादन प्राप्त होता है, नमक का उत्पादन होता है। इस झील में मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियां आकर गिरती है। हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा 1964 में इसी सांभर झील में की गई थी। सांभर झील के में चौहानों को साम्राज्य स्थली और अकबर की विवाह स्थली, राजा ययाति की साम्राज्य स्थली यानी तीर्थों की नानी, लोक तीर्थ, देवयानी भी कहते हैं। यहाँ सांभर झील के कई उपनाम हैं। चौहानों की साम्राज्य स्थली भी कहते हैं। अकबर का विवाह भी जोधाबाई के साथ इसी झील के किनारे हुआ था और इस झील का विस्तार जयपुर, नागौर, अजमेर, सीकर जिलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सांभर झील को रामसर साइट जो वेटलैंड आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। इस झील के किनारे गुजरात का जो राज्य पक्षी राजहंस है वो सर्वाधिक पाया जाता है। चौमू जो राजस्थान की प्रथम आंवला मंडी है वो चौमू में स्थापित की गई थी। काला डेरा जो राजस्थान का प्रथम साइबर क्रियोस्क है वो काला डेरा जयपुर में स्थापित किया गया। यहाँ पर काला ग्रेनाइट है वो प्राप्त होता है। बैंसलाना जहाँ पर काला संगमरमर पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना, बैंसलाना जहाँ पर काला संगमरमर पाया जाता है। कूकस जो राजस्थान के जयपुर में है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर स्थित है। कनकपुरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो कनकपुरा में है। इसके अलावा सांगानेर जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सांगानेर में स्थापित किया गया था। फुलेरा एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड है। फुलेरा जयपुर में जो थल सेना की 7वीं कमान का दक्षिणी पश्चिमी मुख्यालय भी स्थित है। सीतापुरा में राजस्थान का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो सीतापुरा में स्थापित किया गया था। बस्सी में गोवंश संवर्धन फार्म भी स्थित है, बस्सी जयपुर में। बगरू जयपुर जो रंगाई छपाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर। इसके अलावा नाहरगढ़ जो राजस्थान का प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर है वो नाहरगढ़ में स्थापित किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों और जवाहरातों का निर्माण है वो राजस्थान के जयपुर में ही किया जाता है। पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी राजस्थान के जयपुर है। और राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय जो राजपूताना विश्वविद्यालय, जिसे 1947 में जयपुर में ही स्थापित किया गया था। वर्तमान में इस राजपूताना विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान विश्वविद्यालय है। राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय जगत गुरु रामानंदा संस्कृत विश्वविद्यालय जो जयपुर में ही स्थित है। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम विधि महिला महाविद्यालय महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय भी राजस्थान के जयपुर में ही स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये भी राजस्थान के जयपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय हथकरघा एवं कागज निर्माण संस्थान भी सांगानेर जयपुर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में मछली उत्पादन का सबसे बड़ा बांध कानोता बांध ये राजस्थान के जयपुर में है। राज्य में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान के जयपुर में ही होता है। रामगढ़ बांध ये राजस्थान के जयपुर में बना हुआ है। छापरवाड़ा बांध ये भी राजस्थान के जयपुर में ही है। इसके अलावा राजस्थान का जो पहला डीएनए टेस्टिंग लैब राजस्थान की जयपुर में ही स्थापित की गई थी। राजस्थान के जयपुर जिले का परिवहन कोड है RJ14। तो दोस्तों ये थी जयपुर जिले की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने जाना जयपुर के करंट अफेयर्स को, इतिहास को, कला संस्कृति और भूगोल को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो सारे जिला दर्शन के वीडियो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी। साथ ही साथ आपको जितने भी जिला दर्शन है उसका गूगल ड्राइव का लिंक है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।